जय हिंद सबको। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। उसके ऊपर थोड़े सम्स प्रैक्टिस रह गए, वो हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देख लेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इनर्शिया और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। तो चलो समझते हैं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की, या फिर मास कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, जो भी। वो उसका टेंडेंसी दर्शाता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या फिर मोशन में है तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू ही करना चाहेगा। कब तक? जब तक कि ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ये बात समझे? तो आओ इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सब लोग कभी ना कभी बस में ट्रैवल किए होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो बस चल रहा होता है एकदम अच्छे से, लेकिन अचानक से जब बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हमारे बॉडी के साथ क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो आगे झुकने की कोशिश करता है। यहां देखो इस एग्जाम्पल में, जैसे बस मोशन में हो रहा होता है, हम लोग नॉर्मली खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ब्रेक लगता है तो हमारा बॉडी आगे की ओर बेंड कर जाता है या आगे की ओर झुक जाता है। कभी सोचे हो क्यों? क्योंकि जो बॉडी हमारा होता है वो बस के साथ मोशन में ही रहना चाहता है। लेकिन जब हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो वो बॉडी हमारा सोच रहा होता है, अरे सलाम, तो मोशन में ही है। तो वो मोशन को कंटिन्यू करने के चक्कर में वो बॉडी आगे झुक जाता है। समझ रहे हो? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसी तरह रहेगा। कब तक? जब तक इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा दे। अब तुम्हें समझ में आई बात कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? कुछ नहीं है, बस उसका प्रॉपर्टी है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इस चीज को हमने अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा। यहाँ भी वही चीज है कि एक बस ड्राइवर है, वो बस चला रहा होता है, अचानक जब ब्रेक लगा दिया तो सारे लोग आगे झुक गए। क्यों? क्योंकि वो लोग इनर्शिया ऑफ मोशन में थे तभी। ठीक बात है। तो चलो आगे देखते हैं क्या कहता है हमारा डेफिनेशन इस चीज के बारे में। ये देखो इनर्शिया के बारे में क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर या ऑब्जेक्ट दैट रेसिस्ट चेंज इन द मोशन और रेस्ट। जो अभी हम बात किए, टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट, किसमें? या तो रेस्ट में या मोशन में। इस चीज को समझने में कोई दिक्कत? तो जब हम लोग इनर्शिया समझ गए हैं तो देखो, जनरली क्या होता है ना कि बुक में इनर्शिया के टाइप भी दिए हैं, लेकिन जब तुम उस टाइप को देखोगे तो वो कुछ नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लानेटरी है, वो अपने नाम को ही जस्टिफाई करते हैं। बेसिकली इसको तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर, और इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर। अब देखो तो तुमको इस नाम को सुनने के साथ साथ ये नहीं लग रहा कि ये सेल्फ एक्सप्लानेटरी है? जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। उसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। यही हुआ ना बेसिकली। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या, जब तक वो रेस्ट में है रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी क्या, वो अपने डायरेक्शन को ही मेंटेन करना चाहेगा ना। उसी तरह है इनर्शिया ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन। इसमें कोई दिक्कत है? इनर्शिया समझ गए हम लोग। अब देखो जो हमारे न्यूटन बाबा हैं, वो तीन लॉ दे के गए हैं मोशन के ऊपर: फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो कहीं ना कहीं क्या, वो इनर्शिया के बारे में ही बात करता है। आओ उसके स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन will be at motion until and unless an external unbalanced force, एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा लेकिन कैसा? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखो तो ये इनर्शिया के बारे में ही बात कर रहा है। इसका कहना है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। सिंपल इनर्शिया ही है ये। अब देखो जो तुम्हें समझने वाली बात है वो बेसिकली तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है।
इसके अंदर क्या है कि जो तुम लोग जन्मों जन्मांतर से पढ़ते आए हो F इज इक्वल्स टू ma, ये चीज यहाँ डिराइव होती है इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे समझते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली बात करता है, ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इसका कहने का मतलब है जो मोमेंटम के जो अंदर चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो जो है फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको डिकोड करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसका कहना है, पहले देखो मोमेंटम क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में देखे मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब है, अब देखो चेंज इन मोमेंटम बोला है, तो जब चेंज इन मोमेंटम हम लोगों को कहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m1 mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। किसी चीज का चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो फाइनल वैल्यू है और जो इनिशियल वैल्यू है उसको घटा देते हैं, तो ये हमारा यहाँ चेंज निकल गया। अब ये बात कह रहा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कह रहा है, इसका मतलब कि एम भी माइनस एम यू बाई टी हम कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज के लिए, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड की। अब देखना बच्चों यहां ध्यान से कि अब ऊपर में अगर हम m को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ये हमारा कुछ ऐसा फिगर दिखता है। और तुम लोग बताओ कि इस चीज को हम मोशन में क्या एक्सेलरेशन का नाम देते थे। तो यहां से क्या डिराइव हुआ कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब तुम लोग पढ़ते आए हो मैथ्स में भी फिजिक्स में भी कि जब हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, तो एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है जो उसको बराबर कर देता है। अब यहाँ पे k की वैल्यू जनरली हम लोग 1 मान लेते हैं, इसलिए फोर्स जो होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जब हम डिकोड करते हैं, तो वो यही चीज कह रहा होता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां इसकी हम SI यूनिट भी देख लेते हैं। अब यहां पे देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूनिट एंड डायमेंशंस का, वो बेसिकली उसको एक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तुम जो टॉपिक जहां डील कर रहे होते हो उसको उसी वक्त निपटा दिया करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर इसकी हम SI यूनिट निकालें फोर्स की, तो क्या SI यूनिट लिखेंगे, मास का क्या होता है kg, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब याद रखना 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम 1 न्यूटन कहते हैं। इसका मतलब हुआ SI यूनिट ऑफ फोर्स हमारा न्यूटन के बराबर है। यहां से अब कोई दिक्कत आई। फर्स्ट लॉ बेसिकली इनर्शिया के बारे में डील किया। सेकेंड लॉ में बेसिकली हम लोगों ने देखा कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे होता है। अब बच्चों थर्ड लॉ पे हम लोग आते हैं। थर्ड लॉ बेसिकली तुम लोग सब जानते हो, इसको क्या कहते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब तुम्हें इसका मतलब समझना पड़ेगा कि अपोजिट तो हम लोग देखते आए हुए हैं बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स में भी, कि इक्वल मैग्नीट्यूड क्या कैसे, वो सारी चीजें हो रखी है। अब यहाँ पे जो बात समझने की है ना बच्चों, कि इक्वल एंड अपोजिट, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन, जो हम पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि साइन कन्वेंशन की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। अब ये कह रहा है, यहाँ देखो पिक्चर में देखो कि जो फोर्स हम लगाएंगे ना किसी चीज पे, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। जैसे ये एक लड़का है, ठीक है, और ये दीवार पे ना फोर्स लगा रहा है, लेट से F1 का, यहां दिखाया गया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जितना ये दीवार पे फोर्स लगा रहा है, दीवार भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब हुआ कि अगर ये लड़का 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होता है दीवार पे, तो दीवार इसके ऊपर -5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अब देखो दोनों को जोड़ दो तो नेट फोर्स तुम्हारा 0 हो जाता है। तो इस चीज में यहां देखो
फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, यू पुश ऑन अ वॉल, द वॉल पुशेज यू बैक। ये चीजें तो हम लोग देख रखे। अब एक एग्जाम्पल इसका और देखो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का। लेट्स से कि यहाँ पे जब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं नाव का, यहाँ देखो ये एक बोट है, ठीक है। बोट पे ये आदमी खड़ा है और ये बोट को किनारे लगा रहा है। अब यहाँ पे देखो कितना कम डिस्टेंस है, ठीक है। अभी तुमको नहीं दिखा होगा, अभी दिखा देते हैं तुमको। यहाँ पर देखो कि कितना कम डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, जहां ये रेस्ट पे। अब ये बंदा क्या कर रहा है कि ये अपना पैर उठाकर थोड़ा फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या, एक्शन कर रहा है। अब जितना ये इसका पैर इस पे फोर्स लगाएगा, देखो रिएक्शन फोर्स तो बोट के साथ भी आएगा, तो बोट पे जब रिएक्शन फोर्स लगा तो देखो यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया। कितना बढ़ा, जितना ये फोर्स इस पे लगाया उसके वजह से चेंज आया, ठीक है ना। और जितना ये फोर्स लगाएगा उसी का रिएक्शन उल्टा में मैग्नीट्यूड में लग जाएगा। अब समझ गए इस एग्जांपल को। तो चलो इस पे बेस्ड कुछ अब हम लोग सम्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया एग्जांपल। अब देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, अब हम लोग सिर्फ सम प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर पुश्ड बैक। ये कह रहा है कि जब बस चालू होता है पैसेंजर जो है पुश बैक मतलब पीछे हो जाते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वैसे तो हम लोगों को पता है ये इनर्शिया का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं दिया इनर्शिया का, लेकिन हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया को पढ़ा है, ठीक वाली बात है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज स्लाइडिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी of 12 meter per second on a frictionless horizontal surface. Force required to keep the object moving with same velocity कितना, इसको पढ़ने के साथ तुम्हें आंसर आना चाहिए क्या, 0। क्यों, यहाँ पे देखो एक तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है और वो अपने इनर्शिया के वजह से क्या, वो ऑब्जेक्ट तो मोशन में ही रहना चाहेगा, तो उसको तुम फोर्स कहां से दोगे। वो तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ही फॉलो कर रहा है, हम लोग उसको कोई हिंडर ही नहीं कर रहे। समझ रहे हो बात को। तो यहां पे 0 न्यूटन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। ये क्या कह रहा होता है, ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम is moving with speed of 30 meter per second. When it strikes to a wall, it return back on the same path with the same speed. एक एक बात ध्यान रखना, if the contact time between the ball and the wall is 2 seconds, the force exerted by the ball on the wall is। सबसे पहले तो तुम्हें तो कीवर्ड्स को मार्क करना है और उसके बाद तुम्हारा क्या काम होगा कि जितने भी यूनिट तुम्हें दिए होंगे उन सब को तुम सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे। जैसे यहां मास ऑफ बॉल तुम्हें दिया गया है 200 ग्राम में, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 200 ग्राम है सॉरी, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2 केजी। देखो अभी तुमको एक एक चीज करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा फाउंडेशन क्लास है जो तुम्हें मतलब अब पहले क्या होता है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी, तो यहाँ एक एक स्टेप करके बता रहे। कई बार क्या होगा कि ये सारी स्टेप तुम मन में ही करोगे और डायरेक्ट आंसर लिखोगे जब तुम उस लेवल की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब देखो मास ऑफ बॉल हमको मिल गया। अब देखो मूविंग विथ स्पीड, तो इसको तुम क्या इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हो 30 मीटर पर सेकेंड। When it strikes, अब ये कह रहा है कि मान लो ये एक वॉल है और जब ये वॉल पे स्ट्राइक करता है तो ये रिटर्न बैक करता है सेम पाथ में ही, सेम पाथ विथ सेम स्पीड। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। पूछो क्यों, पूछ दिए तुम लोग क्यों, क्योंकि यहां साफ कह रहा है कि सेम पाथ पे वो रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम इस पाथ को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे तो उसके इस पाथ को तो नेगेटिव ही मानेंगे ना, साइन कन्वेंशन, रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ। तो इसलिए ये तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द कॉन्टेक्ट टाइम बिटवीन द बॉल एंड वॉल, अब कह रहा है कि वॉल और बॉल के बीच में जो कॉन्टेक्ट टाइम है वो तुम्हारा दिया है कितना 0.2 सेकेंड।
तुमसे सिंपल सा पूछा है कि फोर्स एक्सर्टेड क्या होगा, यानी कि F की वैल्यू इस केस में क्या है। अब देखो तुम्हें ये बउआ वाला बेसिकली सवाल दिया है, तुमको मास दे दिया है, तुमको वेलोसिटीज दे दिया गया है, तो तुम अभी पढ़ के आए हो कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तुम्हारा पहले प्राइमरी कंसर्न क्या होगा, एक्सेलरेशन को निकालना। अब एक्सेलरेशन को निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, वेलोसिटीज होनी चाहिए और टाइम होनी चाहिए जो तुमको दिया है। तो यहाँ पे अब क्या करो, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब v कितना है हमारा, माइनस का 30, माइनस करेंगे 30, अब बाई टी। आधो की तो अब पसीना यही छूट जाएगा, मेरा भी छूट रहा है वैसे, क्योंकि अभी हमें गर्मी लग रही है। अब देखो माइनस से घबराना नहीं है, अभी तुम सॉल्व करते जाओ, माइनस साइन तुम्हें बताएगा उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 60 बाय 0.2 की है टाइम की वैल्यू, तो इसको काटो कितना होगा, माइनस 60 बाई 0.2, ये जीरो ऊपर जाएगा, कितना बच जाएगा तुम्हारे पास, 300। अब देखो अब इसमें ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, माइनस का 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, इसमें मास भी तो मल्टीप्लाई होगा। मास कितना है, 0.2 इंटू 300 माइनस का बाय में 10, जीरो काटो कितना आ गया, 60 न्यूटन आया, लेकिन क्या माइनस का आएगा। अब देखो ये पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल इन द वॉल, और ये माइनस साइन करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन का, तो 60 न्यूटन का आएगा, लेकिन एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। चीजें समझ में आ गई, माइनस साइन देख के घबराना नहीं है। तुम जब सॉल्व करोगे कोई भी सम्स को, तो वहां साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ख्याल रखना, नहीं तो आंसर गलत आने की प्रोबेबल चांसेस हाई हो जाएंगी। अब ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो बताओ, आ गया सवाल समझ में। और यहाँ पे जो ये हम लोग माइनस का 30 अपोजिट डायरेक्शन, कैसे, तुम्हारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी तो यहाँ अप्लाई होगा ना, कि जब बॉल दीवार पे टकरा रहा है, तो जो फोर्स दीवार पे बॉल लगाया वही फोर्स ना दीवार भी बॉल पे लगाएगा। एग्जैक्टली जो तुम्हारा आंसर आया है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग मोमेंटम। ये मोमेंटम का सवाल है। इट हैज डायरेक्शन the same as that of velocity. The rate of change of momentum is opposite to the direction of force. तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर टेक्स प्लेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ओनली। अब देखो तुम्हें मोमेंटम के बारे में पता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और तुमको कल ही बताए, मतलब पिछले वाले लेक्चर में ही बताए हैं कि जो तुम्हारा मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो इट हैज अ डायरेक्शन एज दैट ऑफ सेम वेलोसिटी। और यहाँ देखो फॉर्मूला में तुम्हारे पास वेलोसिटी भी है, तो पहला कथन तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अपोजिट क्या लगेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के, वो तो तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये स्टेटमेंट कैसी बात है, गंदी बातें कर रहा है ये स्टेटमेंट, इसको काट दो। चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये भी तुम्हारा गलत है। अब तुम्हें रीजन पता है क्यों। द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ओनली, ये सही बात किया ना। तो इस हिसाब से तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी, इसके हिसाब से हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ए एंड डी। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल का है। ये कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ मास 10 kg। द ब्रांच पुल्स द चेन बाय फोर्स इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन तो आधों को समझने में ना दिक्कत हो रही होगी, या वही कहें कि पसीना आ रहा होगा, जो कि हमको भी आ रहा है। हमको अभी फैन ऑफ है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए आ रहा है, सवाल पढ़ के नहीं आ रहा है। तो चल, वेट और ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ ट्री। इसका कहना है कि एक कोई पेड़ है, पेड़ में ब्रांचेस हैं लगे हुए, और उससे जो है 200 न्यूटन का
वेट लगा हुआ है थ्रू सस्पेंडेड थ्रू ट्री ब्रांच थ्रू अ चेन ऑफ मास, चेन के मास के साथ। द ब्रांच पुल्स द चेन बाय द फोर्स। इसका मतलब कह रहा है कि उस ब्रांच पे कितना फोर्स लगेगा। लेट से ये ट्री का ब्रांच है और ट्री के ब्रांच के साथ 200 न्यूटन का सस्पेंडेड है ट्री, और इसको कह रहा है कि 10 किलो का जो है मास है चेन का। तो कुल मिला के तुमसे क्या कह रहा है, टोटल फोर्स ही तो पूछ रहा है ना। ब्रांच पुल द फोर्स इज इक्वल्स टू, तो यहां जो तुम्हारा फोर्स इक्वल होगा वो हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी प्लस वेट ऑफ चेन। खुद दिमाग लगा के देखो ना, ब्रांच पे पूछ रहा है ना, ये ब्रांच पे पूछ रहा है, तो जो वेट लटका है वो अब प्लस जो चेन का मास है उसको जोड़ देंगे। और प्रीवियस लेक्चर में ही बोले थे तुमको कि जहां वेट की बात करी जाए, चुपचाप मास के साथ उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। घबराहट करना ही नहीं है जब तुम्हें सारी चीजें दी गई है। अब यहां देखो, तुम्हें मास की भी वैल्यू दी गई है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी वैल्यू तुम्हें दे दी है ईज करने के लिए तुम्हें। अब घबरा क्यों रहे हो बताओ। वेट ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है तुमको, 200 न्यूटन। अब वेट ऑफ चेन कैसे निकालोगे, फटफट बताओ। 10 किलो का तुम्हारा मास ऑफ चेन है और इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू कर दोगे प्लस का। अब कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100, 300 न्यूटन। अब इस सवाल में किसको क्या घबराहट हो रही थी, तुम पहले ये बता दो। क्वेश्चन के वर्ड को समझो, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ। अब लास्ट क्वेश्चन आज का है, व्हेन वी जंप आउट ऑफ बोट स्टैंडिंग इन स्टिल वाटर द बोट मूव्स। अगर इसको कोई गलत बोला, इसका आंसर अगर गलत आया किसी के साथ, तो फिर उसको भूख हड़ताल की सजा दी जाएगी। अभी जस्ट यही एग्जाम्पल इस चीज के साथ समझाए है ना। यहाँ स्टिल वाटर है, बोट में खड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये बंदा यहाँ आता है तो बोट क्या पीछे न जाएगा कि आगे जाएगा? क्यों जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो मूव्स बैकवर्ड। तुमको सारा लॉजिक पता है। अब तुम लोगों का काम क्या है कि तुम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी को पढ़ोगे। भूल जाओगे तुम अभी 12th में हो, 11th में हो। जब तुम्हारा फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी? शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि जब हमें बेसिक की क्लैरिटी नहीं होगी तो याद रखना, जब हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो हमारा घर कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है। यहाँ पे अभी तुम लोग बहुत कहोगे कि अरे जो हम लोगों के मॉड्यूल में है या बुक में है वो तो पढ़ाया ही नहीं। वो चीजें आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अभी चूंकि तुम्हारा फाउंडेशन लेवल बनाया जा रहा था, अब इतनों के साथ इतना करने पे तो अब इतना जरूर है कि तुम आधे चीजों की तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल गई हो। तो चलो, जो भी सवाल बच रहे हैं वो आगे के लेक्चर में करेंगे होपफुली। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा उसके अंदर फ्रिक्शन पढ़ेंगे, और जो तुम लोगों का फेवरेट है पुल्ली बेस्ड प्रॉब्लम को भी एकदम इजी गोइंग में समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, कीप रिवाइजिंग, गुड बाय।